टाइप्स भी बढ़िया हो जाएगी। फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) equal to x to the power 4 minus x cube by 3 is increasing और डिक्रीजिंग। ये है बेटा कहानी। फिर से यू हैव टू सेपरेट द इंटरवल। आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का जो डोमेन गिवन है इसका, जो कि हिडन पार्ट है, डोमेन यही होगा, उसको आपको सेपरेट करना है और तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप इसका कर्व बनाएंगे तो मेरे हिसाब से मेरे कंपटीशन में काफ़ी चीज़ें आएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। आपको नोट कर लीजिए जल्दी से और ट्राई कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, सबसे पहला प्रोसेस यही कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश एक्स के फैक्टर होते तो जरूर कीजिए। ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, और मैं तो कह रहा हूँ 4 भी कॉमन ले लीजिए, 1/4। तो एक्स साइन देखो, जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1/4, तो 0 से पहले मैंने -1 रखा तो ये पॉजिटिव, और -1 रखा तो ये नेगेटिव, तो नेट हो गया नेगेटिव, यस। और 1/4 1/0 के बीच में 1/8 रखा तो ये पॉजिटिव, 1/8 रखने पे ये भी क्या हो गया नेगेटिव, है ना। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही बनेगा ना। और 1/4 के आगे चले अगर हम 1 रख लें तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये एफ डैश एक्स का साइन आपने चेंज देख लिया इसके अंदर। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि डिक्रीज का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाए। आप अपने हाथ को लें और लेफ्ट टू राइट चलें, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है प्लेन। और ये जो उधर चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट चलना है रियल लाइन पे, राइट टू लेफ्ट मत चलना। पता पड़ा सर नीचे से ऊपर तो जा रहा है प्लेन, तुम्हारे हिसाब से नीचे ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग। और तुम तो कह रहे हो नहीं सर इंक्रीजिंग है। तो प्लीज़ चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रियल लाइन पे चल रहे तो आप ऊपर से नीचे आ रहे। तो ये ऊपर से नीचे जब कर्व आया होगा तो 0 पे ऐसी शेप बना के फिर ऐसे क्या होगा, यानी कि इसको ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे। ये नेगेटिव है एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स नेगेटिव, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है बेटा 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव होते हुए भी 0 हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव के बाद फिर ये पॉजिटिव हुआ एफ डैश एक्स, तो बीच में यहाँ पे 1/4 पे 0 हुआ, तो ये वाला केस है, ठीक है। तो 1/4 पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ना तो इंक्रीजिंग में जाएगा ना वो डिक्रीजिंग में जाएगा, लेकिन ये पॉइंट डिक्रीजिंग में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, क्यों डिक्रीज तो कर ही रहा है, क्लियर ना। तो इस टाइप का शेप आना चाहिए। देखो मैंने तो वैसे ही कर बना लिया, मैंने तो एक भी पॉइंट ड्रॉ नहीं करा। और देखो प्लस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी रहेगा और माइनस इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी, ये शेप आई होगी आपकी कर्व की। स्मूथ बनना है, कंटिन्यूस बनना है, ये शेप होगी कर्व की। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करके रूट्स के बारे में नहीं बता सकता। जैसे मैं इसको एक्स एक्सिस मानकर और कर्व ड्रॉ करूँगा तो मैं इसके रूट्स, रियल रूट्स के बारे में बता दूंगा, इसकी रेंज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने लगभग शेप को मैंने इसका डिज़ाइन कर लिया है। और कहो तो यहीं पे कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। आप बताइए y की वैल्यू 0 पे क्या है, x + 0 पे 0, तो यही ओरिजिन है, बात खत्म। ये ओरिजिन रहा होगा पक्का, 0 पॉइंट यही है, अगर आप थोड़ा भी समझ रहे हैं मेरी बात को। और खुद देखिए प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी देगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी देगा। अरे समझ रहे हैं, क्योंकि डिग्री 4 है। और आप खुद देखिए, आपको श्योर कह रहा हूँ मैं, 1/4 पे जो वैल्यू आ रही होगी वो नेगेटिव आई होगी, चेक करो। f 1/4 कितना आया था, तो लगभग हमें लगभग देखना है, तो ये नेगेटिव आया होगा, दिख रहा है। मैंने कितनी जल्दी कर्व को बनाया, मैंने कहा कि x को 0 रखो तो y 0 आ रहा है, ये ओरिजिन रहा होगा, कर्व वैसे ही प्लॉट कर दिया देखो। जबकि ये नंबर लाइन, ये अब मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। अब आप देखिए इसके रियल रूट कितने आए, कि सर 2 ही आए, समझ रहे, 2 आए। और सुनो कैसे आए इसमें 2, जरा रूट्स का मतलब y को 0 पुट करना, जैसे x की पावर 4 x³ by 3 है ना, तो x³ एक कॉमन ले तो x - 1/3,
तो आपके रियल रूट 2 कैसे आए? अब तुम्हारे हिसाब से 2 है, लेकिन तीनों चारों रियल रूट है इसके, 3 तो रिपीट कर गए जब टेंजेंट को कर्व क्रॉस कर देता है, यानी कि ये टेंजेंट मानते हैं ना, तो इस वाले केस में तीनों रूट रिपीट कर गए, 3 रूट रिपीट करते हैं। इस वाले केस में आपका ये रूट नहीं है, क्योंकि रूट तो एक्स एक्सिस पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे जहाँ वो कर्व कट करता है, तो इसे रूट में इंक्लूड करना। ये एफ डैश एक्स का रूट है बेटा 0, ये एफ डैश एक्स का भी रूट है और ये एफ एक्स का भी रूट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे एफ डैश एक्स भी 0 है, यहाँ पे एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स 0, यहाँ पे एफ एक्स 0 है। अरे एफ एक्स मतलब वाई 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, ये तो 1/3 आ रही है भाई, 1/3 आगे आएगी ना, दिख ही रहा है 1/3 रहा होगा। तो एक तो 0 और एक 1/3, 0 3 बार रिपीट किया, रियल रूट एक 1/3 पे रिपीट किया। अगर यहाँ पे आपसे कोई डोमेन रेंज के बारे में बात करेगा तो आप बता देंगे इसका डोमेन कितना बनने वाला है, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा इसका, बोलिए सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी y की, ये वाली वैल्यू आएगी सबसे छोटी, और ये कितनी आई थी 1/4 पे आई थी, क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा क्योंकि वहीं पे टर्न हो रहा होगा। तो ये कितनी वैल्यू थी बेटा -168, जा चेक कर लीजिए, 768 ये है टू इन्फिनिटी, चेक कर लीजिए वैल्यू सभी की आई है क्या 1/4 पे। तो इसका मीनिंग आपकी रेंज भी बिल्कुल करेक्ट निकले। इसके लिए इसी वजह से मैं कह रहा था कि कभी भी वो इवन डिग्री वाला क्वेश्चन देगा रेंज निकालने के लिए, ऑड वाला नहीं देगा, क्योंकि ऑड वाले में तो कन्फर्म है कि अगर यहाँ पे कोई भी कर्व ऐसा ऑड डिग्री है तो +∞ देगा x³ और -∞ तो रेंज तो कैसे भी कर्व लहरा के जाए, एक बार टर्न मार के जाए या 2 बार टर्न मार के जाए, रेंज में तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ क्यूब वाले में एक कार्य कर सकता है, वो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरा x, पीछे वाला कर्व मुझे देखना ही नहीं है, तब आपको रेंज उसके अंदर वो पूछ सकता है। अब कर्व बनाना बेटा क्लियर हुआ या नहीं? तो चले अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, फॉर व्हाट values of x the function f(x) equal to x upon x square plus 1 is increasing, and for which values of x it is decreasing। तो क्वेश्चन को बोलने का ढंग बदल दिया है, क्वेश्चन सेम ही है, यू हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन वही है बेटा, f(x) आपको गिवन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ही है। तो डिसकंटिन्यूअस अगर होगा भी तो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 बने। तो डिनोमिनेटर 0 बन नहीं रहा, इसका मतलब कर्व की बात करें तो सर ये डिसकंटिन्यूअस कहीं भी नहीं है। और डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, दोनों कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही फंक्शन होता है। उसका क्वोशिएंट रूप या क्वोशिएंट फॉर्म भी उसके क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। और डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं हो पाया? डिनोमिनेटर जरूर चेक करना चाहिए कि वो 0 ना बन जाए, तो 0 सर्व कोई बन नहीं रहा, यानी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन आना है और डिफरेंशिएबल है ही। तो f(x) क्या बन गया जी, x+1 होल स्क्वायर, x² + 1 एज इट इज़ 1 माइनस नाउ x का 1, नहीं इसका 1 रख दिया, इस बार x एज इट इज इसका 2x। तो ये आ गया बेटा आपका x² - 2x², तो -x² + 1। चेक कीजिए सभी का ये f(x) और माइनस कॉमन लेके इसके फैक्टर भी कर लीजिए, क्योंकि हमें तो फैक्टर से मतलब है बेटा, है ना। ये हो गया f(x). पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, इन विच f(x) इज फाइंड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, ताकि हमें इजीली क्या मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके आ चुके हैं, क्या मिला -1 और 1, सिंपल। अब -∞ से 1 की तरफ -2 रखिए, तो एक नेगेटिव पहले ही सही है, और ऊपर क्या है बेटा -2 रखा तो नेगेटिव, ऊपर रखा -2 तो फिर से ये नेगेटिव, और नीचे तो पॉजिटिव ऑलवेज होना है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेट ये आ गया नेगेटिव।
अब इसके बीच में रखिए 0, ध्यान से देखना 0 रख रहा हूँ, सब देखें नोट ना करें पर सुने। -1 से 1 के बीच में मैं 0 ले रहा हूँ बेटा, 0 बना तो नेगेटिव, 0 बना तो ये हो गया पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो गया पॉजिटिव। 1 के आगे रख लेते हैं 2, नेगेटिव 2 रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेट क्या हो गया नेगेटिव। तो सर ये तो सीधी सी बात है, डिक्रीज़ करेगा, ऊपर से आया डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ के बाद इंक्रीज़ करेगा एकदम, तो कब बनेगा इस टाइप का, फिर इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ के बाद फिर 1 पे क्या करेगा, ये 1 पे फिर ये डिक्रीज़ करेगा। तो इस टाइप की शेप आनी है, 1 पे और थोड़ा अच्छा से दिखाया तो इस टाइप की शेप मिल रही है आपकी कर्व की। तो कर्व ड्रॉ करना भी बहुत टफ नहीं है इसका, है ना। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लीजिए बस, ज़्यादा नहीं सोचना, -1 और 1। हाँ जी बोलिए, इसकी -1 पे y की वैल्यू क्या आती है, y का कर्व बनाना है, -1 पे वैल्यू क्या है बेटा -1/2, तो ये आपका हाइट है -1 पे -1/2, है ना। अच्छा, उसके बाद 1 पे क्या वैल्यू मिली बेटा y की 1/2, कितना बढ़िया करवाने वाला है देखना जरा। अच्छा, अब नोटिस करो कि इसके अंदर होगा क्या, कि सर ये पॉलिनोमियल तो है नहीं, कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट देख लें, क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। अब यहाँ आने वाला है मज़ा, सुनना ध्यान से, कि सर यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन इससे पहले जब हमने पॉलिनोमियल्स करे तो ऊपर ये x था, नीचे x था ही नहीं, अब नीचे भी x है, तो उसका बिहेवियर उसको नेट क्वोशिएंट को बदल देगा। कि ठीक है कोई बात नहीं, कि हमें इन्फिनिटी पे वैल्यू देखनी है ना, कि हाँ देखनी है, तो आप एक काम कीजिए, इसके अंदर इन्फिनिटी रखिए। तो इन्फिनिटी रख तो नहीं सकते, तो इन्फिनिटी तो लिमिट लेते कि हम x को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, है थोड़ा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रख दिया। तो यहाँ अब आपको लगा कि हाँ भाई यार इन्फिनिटी का भी आज लिमिट का भी हमने इसके अंदर एप्लीकेशन करा। भाई इन्फिनिटी है थोड़ा, एफ इन्फिनिटी कभी लिखा हुआ देखा है, एफ इन्फिनिटी निकाल दो, मेरे ख्याल में कभी नहीं देखा होगा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी +1, कभी नहीं देखा, तो लिखना ही पाप है। तो ये पाप तो मत कराओ मुझसे कि सर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे फंक्शन, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गई। तो क्या करते थे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कॉमन लेते थे, कॉमन लिया तो ऊपर तो कॉमन ऑलरेडी है, तो यहाँ आ गया x², ये x कट गया। तो आप नोटिस करें कि आप जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ को अप्रोच तो ये कर रहा होगा, ये 1 प्लस ये 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1/∞ कितना बन जाएगा, 1/∞ को अप्रोच कराते तो क्या बनता है, एक पिज़्ज़ा के इनफाइनाइट पार्ट करो क्या बनेगा 0, इसलिए 1/∞ को 0 बोलते हैं। लिमिटिंग केस ये है, इन्फिनिटी को अप्रोच ही करा सकते हैं, इन्फिनिटी को रख थोड़ा सकते हैं, पहुँच नहीं सकते, तो इसलिए मैंने 1/∞ को 0 लिखा। तो ये कुल मिला के 1/∞ आ गया अप्रोचिंग टू, तो ये किसकी तरफ बढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव 0 की तरफ, ठीक है। तो ये कर्व इन्फिनिटी पे आपको पॉजिटिव 0 दे रहा होगा, ना कि नेगेटिव 0। आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करने वाले पॉजिटिव, यानी कि एक पिज़्ज़ा के बहुत सारे पार्ट करो तो क्या मिलेगा, धूल के बराबर कण, तो उसको कुछ तो वेट होगा 0+, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। लेकिन अगर हम इसके अंदर -∞ पुट करें तो आप देखना यहाँ पे जब आप यहाँ रखेंगे तो -∞ आएगा, बात को समझना। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे लिखा तो जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ रखेंगे, कॉमन तो वही लेना है, इन्फिनिटी वाले केस में कॉमन ही लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन ये -∞ को अप्रोच करा रहे हैं आप, और ये तो हो गया 1 + 0, तो 1/∞ माइनस को बाहर रख लें, इन्फिनिटी को अप्रोच करा, तो 1/∞ पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा, 1 के एक पिज़्ज़ा के इनफाइनाइट पार्ट को तो 0 का अप्रोच करा, लेकिन 0+ के आगे माइनस लिखा है तो 0 थोड़ा कम होगा। ये समझने की बात है बेटा, इसलिए मैं लिमिट में सारी बातें आपको बताता था इन्फिनिटी से रिलेटेड, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। 1/∞ तो क्या हो गया कि सर वो तो 0 वैल्यू देगा, पर 0 थोड़ी बड़ी, लेकिन उसके आगे क्या रखा होता है यहाँ पे माइनस, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ये 0 माइनस हो जाएगा बेटा, 0 से थोड़ा कम, ऊपर माइनस लगाने का मतलब 0 थोड़ा कम। तो होगा क्या कि ये कर्व यहाँ पर आपने देख लिया था कि 1 पे इस टाइप का कप आना है, तो 1 पे ये कप आएगा, और इससे पहले कर्व -∞ को आपको देखा 0 से थोड़ी कम वैल्यू, यानी 0 माइनस, y की वैल्यू 0 से थोड़ी कम, ये पॉइंट मिला, ये कर्व ऐसे चला। फिर ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग था, उसके बाद ये इंक्रीज़ करना चालू होगा, इंक्रीज़ कर गया, और फिर उसके बाद क्या करा ये 1 पे जाके फिर ये 0 बना गया f' को, देखिए f' 0 बनाए 1 पे 1 पे, और फिर ये आगे उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है, 1 के बाद नेगेटिव f' डिक्रीज, लेकिन डिक्रीज में नेगेटिव नहीं पहुंच गया, 0 से बड़ी वैल्यू रही है,
तो ये इन्फिनिटी पे जीरो से जस्ट थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, इसको मीट नहीं करेगा। देखो समझने की बात ये है कि अगर आप यहाँ देखें, मैं इसमें कितना बड़ा नंबर रख लूँ, इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागने लगूँ और नीचे वाला भी और बड़ा होता रहेगा, लेकिन ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि आप पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए कर्व नीचे नहीं घुसेगा एक्सेस को तोड़ के। इससे यहाँ चले, यहाँ अगर नेगेटिव 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 रखेंगे, बहुत बड़ा नेगेटिव रखेंगे और नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव नीचे रहेगा कर्व इधर की तरफ, इसलिए जीरो नेगेटिव वैल्यू आई है। तो ये कर्व का रेंज आप देखें, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीज दोनों बिहेवियर है इसमें, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी जीरो पे जीरो दे रहा है बेटा, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे रही होगी जीरो पे जीरो। तो आप देखिए इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे कितनी मिली बेटा आपको, 1 पे 1/2, और सबसे छोटी वैल्यू की मिली है -1/2। इसका रेंज आ गया -1/2 to 1/2। ठीक है, तो रेंज का कितना बड़ा एडवांटेज है। अब अगर कोई कहने लगे कि सर ये सॉल्यूशन बताइए एक्स की वैल्यू, ये लिखा है sec x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसके बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो क्या कितने होंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड, 0 सॉल्यूशन होंगे। तो ये केवल इसी वजह से पता पड़ा कि आपको रेंज थी, अदरवाइज आपको रेंज नहीं पता तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। नो सॉल्यूशन आएगा इसका, नो सॉल्यूशन यानी कि 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चा कहेगा ये अलजेब्रिक भी ट्रिग्नोमेट्रिक भी सॉल्व कैसे करूँ, तो सारा काम ग्राफ का है। अभी ये मैं समझाने वाला, बस वेरी गुड। 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारा 0 प्लस बनता है, 1 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी बेटा 0 माइनस बनता है, याद रख लेना, क्योंकि 1 इन्फिनिटी तो 0 प्लस है, उसके आगे माइनस लग गया, तो 0 प्लस का मतलब वो नंबर, देखो पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरो फिर 1, ये है 0 प्लस हमारा। 0 से जस्ट अगला नंबर क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी जानते, पर एक सोच के अंदर मेरी और आपके बना हुआ है, 0 प्लस का मतलब ये है। और अगर मैं उसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा तो श्योर है कि वो नंबर, अगर आप इसके बताइए इसके आगे नेगेटिव यहाँ लगा दें तो ये नंबर क्या हो गया, पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरो फिर 1, तो एक तरह से 0 माइनस रहा, 0 से थोड़ा कम। जब इसे हम 0 प्लस बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 0 माइनस। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी तो बनता ही, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ था, तो 0 माइनस, 0 थोड़ी कम वैल्यू। आप खुद सोचोगे 0 से छोटा नंबर नेगेटिव यहाँ रखोगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव होने के साथ साथ तो कोई बच्चा कहे ये डिक्रीज हो रहा है तो नीचे घुस जाना चाहिए, वो भी नहीं होगा। और यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, उल्टा सोचे कर कोई इंक्रीज हो रहा है, तो देखो एक रफ शेप थी, ये तो बेचारा यूँ ही चला गया, मुझे तो पता नहीं था, जबकि मैं तो इंक्रीज सोचा था, बाद में पता पड़ा। तो आज आपने सीखा कि जब आपको यहाँ से पता नहीं पड़ेगा डिक्रीज हो रहा है और आप ये सोच लें कि माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है। ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल होता तो माइनस इन्फिनिटी चला जाता और ये प्लस इन्फिनिटी चला जाता है इन्फिनिटी पर, अगर ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए आपको लिमिट इन्फिनिटी यानी कि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डाल के देखनी पड़ेगी, और लिमिट से ही रख सकते हैं। पॉलिनोमियल में तो रख लेते थे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऐसी होती थी इसके अंदर इन्फिनिटी रख लेते थे, इन्फिनिटी रखा तो बहुत बड़ा नंबर, ये बेचारे कुछ नहीं कहे, नीचे कुछ है नहीं, माइनस इन्फिनिटी भी रख लेते थे, सोच लेते थे बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी के क्या रखा जाए, सोच लेते थे माइनस इन्फिनिटी क्या नंबर रखा जाए। लेकिन इसमें सोचने के बाद भी तो बिहेवियर पता नहीं पड़ेगा, ऊपर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। तो कौन सा बड़ा इन्फिनिटी के नीचे वाला बड़ा इन्फिनिटी है, ऊपर वाला छोटा इन्फिनिटी है थोड़ा, क्योंकि वो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी था उसमें, तो यार चेक करना पड़ जाता है इसका बिहेवियर क्या बनेगा, कहाँ अप्रोच करेगा। तो ये 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, इमेजिन करो यार कि ये 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, कितनी मजे की चीज़ है कि जो नंबर 0 थोड़ा बड़ा है, जबकि एक प्लस इन्फिनिटी को एक बहुत बड़ा नंबर और नीचे उससे भी बहुत बड़ा नंबर, और नंबर किसको अप्रोच कर 0 प्लस को, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। साइन की नेचर चेंज नहीं हो सकती, जब ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी है, नीचे वाला इन्फिनिटी और भी बड़ा इन्फिनिटी है, तो डिवाइड होने के बाद छोटा तो बनना है लेकिन नेगेटिव नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं बेटा, बताओ। चलिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मैंने आपका ले लिया जिसमें p/q फॉर्म होती है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ आपसे। पूछूँ मैं कि sin x = 4 लिखा है, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछूं,
कि सर कैसे पता, कि भैया साइन एक्स का कर्व तो ये बन गया, एक कर्व तो y इक्वल टू साइन एक्स ले लो, एक कर्व y इक्वल टू 4 ले लो, और y इक्वल टू 4 ये लाइन ऊपर बनेगी। सर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में सर लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स -1 to 1 है, और राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड तो केवल 4 है। तो क्या आप ऐसा कोई x बता सकते हैं जो इन दोनों को कभी बराबर कर दे? जैसे अब ये लिखा है x² इक्वल टू एक्स, कोई पूछे कोई एक ऐसा x बताओ जो इसको बराबर कर दे, कि एक क्या मैं दो बताऊंगा, एक 0 और एक 1 है, एक 0 और एक 1, कि सर कैसे? हाँ देख ले, 0 पे बराबर हो रहे हैं, 1 पे बराबर हो रहे हैं, तो ग्राफिकली देखें कि हाँ सर दोनों कर्व बना लीजिए, जितने पॉइंट पे मीट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मैं 11 से बातें बताता आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस हो जेई का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक ग्राफ की नॉलेज नहीं होगी, फंक्शन की नॉलेज नहीं होगी, तो हम इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला सबको पता है, और y इक्वल टू एक्स लाइन ये रही, तो देखिए एक तो x इक्वल टू 0 पे मीट कर रही है, और x इक्वल टू 1 पे, जहाँ पे 1 पे 1 मिल रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिले? 2, वही 2 सॉल्यूशन, ये x की वैल्यू है। तो यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी बराबर नहीं होंगी। सेम हेयर, अभी आपने इसकी रेंज निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है -½ 2 + ½ और ये तो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी है। और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, sec x क्या होता है हमेशा greater than 1 and less than -1। sec x की वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं आती, हमेशा इनके बाहर आती है। और ये तो कभी बराबर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो -½ से ½ ही हो, तो यहाँ इनके बीच में, तो ऐसा कोई x नहीं बन पाएगा जो दोनों को बराबर कर दे। अब क्लियर हुआ? जैसे इसके अंदर कोई ऐसा x नहीं जो दोनों को इक्वल कर दे, ऐसा कोई x की वैल्यू नहीं पुट कर सकता मैं। अभी मैं कहूँ ½ तो तुम कहते हो अरे सर बहुत सारी वैल्यू आएंगी, y इक्वल टू ½ लाइन तो ये बनेगी सर, इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि π/3 भी होगा, π - π/3 भी होगा, वो सॉरी π/6 भी होगा, π - π/6 दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, इधर भी होगा π - π/6, इससे बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि y इक्वल टू ½ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो दोनों कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, और अगर कर्व दोनों को मीट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और देयर इज नो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। क्लियर हुई बात या नहीं बेटा? क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) इक्वल टू log of 1 + x minus 2x upon 2 + x is increasing or decreasing। ज़्यादा स्टेप स्टार्ट करो तो f(x) निकालो, 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, और मुझे केवल ये बता दीजिए कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। देखिए इसमें एक मिस्टेक यहाँ हो सकती है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें एक मिस्टेक हो जाती है। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले यू हैव टू कंसीडर इट्स डोमेन फर्स्ट, बिकॉज दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1। मीनिंग समझे? क्रिटिकल पॉइंट -1 से नीचे आ जाएगा जो f(x) आप निकालेंगे, -1 से पीछे, लेकिन अगर किसी बच्चे को ध्यान ही नहीं करना उस पर, तो क्योंकि हमें तो डोमेन में x ग्रेटर देन -1 लेना है, तो f(x) निकाल लेते हैं 1/1 + x माइनस, हाँ जी क्वेश्चन रूल लगा लीजिए इसके अंदर, 2 + x होल स्क्वायर एंड 2x का डेरिवेटिव 2 × 1 और 2 + x सेम, बीच में माइनस है, इस बार 2x सेम और इसका 1, तो आप नोटिस करें ये हो गया 1/1 + x माइनस, कितना बनेगा बेटा 2 + x होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 + 2x और -2x शायद वो कैंसिल हो गया। तो अब आप इसके अंदर एलसीएम भी ले लें, ये हो जाएगा 1 + x एंड 2 + x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 + x का होल स्क्वायर -4 एंड -4x। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस कितना आएगा 4x, तो -4x से कैंसिल हो जाएगा, +4 और -4 ये भी कैंसिल हो गया भाई, ये x², कि ये है बेटा, चेक कीजिए सभी बच्चे, f(x) यही सभी का
ये तो होल स्क्वायर, और वैसे तो आपको यही बनाया बेटा। तो आप देखिए आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 0 आया, चलो अच्छी बात है, बच गए, लेकिन हमें पीछे को देखना ही नहीं है। तो ये जो नंबर लाइन बनेगी आपकी बनानी है आपको -1 से आगे, पीछे सोचना नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, डोमेन में नहीं है, बच गए क्वेश्चन में। और क्रिटिकल पॉइंट केवल 0 आया, तो 0 आ गई है। आप 0 से आगे चलेंगे और 0 से पीछे आएंगे तो देखो -1 और 0 के बीच में नंबर रखिए, -½ रख लेते हो तो पॉजिटिव, -½ पे ये पॉजिटिव और -½ पे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। और 1 के आगे नंबर रखते हैं, क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये तो भैया पॉजिटिव ही है, बस एक जगह f' 0, कहाँ पर? 0 पर। इसका मीनिंग जो ये कर्व आप बोलेंगे इंक्रीजिंग, तो कह देंगे भैया -1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। 0 इंक्लूड करें, क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो नीचे गया कहीं पे f' 0, इंक्रीजिंग के बाद फिर इंक्रीजिंग, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनी होगी, इंक्रीजिंग और सर 0 हुआ तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, फिर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग का, तब ऐसा कप आता इस शेप का, समझ रहे? तो ये वाला केस बनेगा, कर्व ऐसे बनेगा। कुछ बच्चों ने इसके पीछे पेल दिया होगा, कर्व बनेगा ही नहीं। दूसरी बात कि फंक्शन का आपने नीचे चेक करा तो चेक कर लिया। और देखिए जब आप बोर्ड में करके आए तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना भैया, यहाँ पे 0 को इंक्लूड मत करना, वहाँ ऐसे ही है f' 0 करा तो ये वो करेंगे -1 से 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और मैं एक बात बताऊँ, चलो ज़्यादा बता दूँगा तुम फिर सारी चीज़ें गड़बड़ करने लगोगे, छोड़ो। आप ऐसे बोर्ड में लिख देना, क्योंकि वहाँ एक से एक समझदार लोग बैठे हुए कि f' वहाँ तो 0 था, f' वहाँ तो पॉजिटिव ही नहीं था। ऐसे कलाकार लड़ेंगे इस बात के लिए, f' वहाँ तो 0 था, f' जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो भैया उनकी सोच को वहीं तक रहने दो, है ना। आप वहाँ पे जहाँ पे f' 0 उस पॉइंट को हटा देना। अरे वो लोग, उन्हें यही नहीं पता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो सोच ही नहीं रहे इस बात को, वो तो कह रहे अरे यहाँ तो f' 0 है, वो डेफिनेशन नहीं पता। f' डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए, टूटे बिंदुओं के लिए, हाँ एक इंटरवल में अगर 0 हो जाता है ऐसे तो मेरे लिए दिक्कत थी, तब मैं नहीं कह सकता था इंक्रीजिंग है। एक इंटरवल के लिए 0 होता तो मैं कहता यार नहीं यहाँ पे f' 0 है, क्योंकि ये लाइन पूरी है बनी है, लेकिन ये इंटरवल के लिए 0 हुआ, इसलिए मैं इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं कह सकता, इसे मैं क्या बोलूँगा? नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं करना कहीं भी, क्योंकि इंक्रीजिंग डेफिनेशन यहाँ पे ठीक है। इस पॉइंट पे कहूँ कि सर इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कि सर नहीं है, लेकिन इससे आगे चलूँ कहीं कि सर इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है कि ठीक है, कि इसके आगे सर वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग का हाथ रखो ऐसे सर ऐसे, तो सर 1 से पीछे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सर इंक्रीजिंग है 1 पे, सर इंक्रीजिंग है 1 पे, कितना अच्छा बताया। कोई नहीं 1 यहाँ 2 था हमारा, 2 ले लेते, एक बार 2 ले लेते कि सर 2 पे वैल्यू क्या है कि सर ये वैल्यू है, 2 पे वैल्यू क्या है कि सर ये वैल्यू है, कि सर 2 क्या है कि सर बढ़ गई वैल्यू, कि सर 2 के पीछे क्या है? सर कम ही होनी चाहिए ना, तभी तो इंक्रीजिंग है। यस सर, लेकिन वो क्या है 1 पे क्या है कि सर 1 के आगे क्या है कि सर ज़्यादा है, लेकिन 1 के पीछे कम है, नहीं कम नहीं है, कम ही होनी चाहिए थी। इंक्रीजिंग के लिए सोचो, अगर इस पॉइंट पे 1 की बात कर रहे तो इस पर ज़्यादा है और इससे पहले इससे कम ही होनी चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग की बात बनेगी। लेकिन यहाँ तो क्या होगा? इसके बराबर वैल्यू हो गई, तो इस पॉइंट पे 1 पे इंक्रीजिंग कहना गलत है। बात समझे नहीं समझे मेरी बात? अरे समझे हैं? 1 पे इंक्रीजिंग कहना गलत है। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए इस बारे में। लेकिन कोई क्या जी 1 पे f' 0, 1 पे तो f' नॉट डिफाइंड भी हो सकता है अगर किंक बन जाए, और अगर स्मूथ जा रहा तो f' 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, और डोमेन का ध्यान जरूर रखना जब भी लॉग वॉक का क्वेश्चन आए। चलिए एक काम करते हैं, एक एडवांस का क्वेश्चन कराऊँ आपको, बताओ। यस चलो, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कर देंगे उसको, मेरा मन ये कहता है आप खुद ही कर देंगे उसको, और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन है बेटा IIT एडवांस का है, ईयर 2009, शायद जो मैंने पढ़ाया उसका मुझे फल अब मिलने वाला है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 48। on the set A, x is such that x² plus 20 is less than equal to 9x. 9x is, एक बार रिपीट मैच कर लेते हैं, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 48। यस, क्वेश्चन इज ओवर टू यू, ट्राई कीजिए। चलिए लीजिए भाई सॉल्यूशन, अब जरा करते हैं साथ साथ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, तो ये आपका फंक्शन है और मैं इसको पहले तो इसको देख लूँ, फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, इसके लिए निकालना है केवल, तो इसके फैक्टर करने पड़े आपको। तो यह है x माइनस 4 और x माइनस 5, तो यू हैव टू कंसीडर द डोमेन फ्रॉम 4 to 5 ओनली, यही है ना भाई, केवल 4 to 5 के बीच में बात करनी है और कहीं नहीं। फंक्शन तो प्लस इन्फिनिटी तक भी जाएगा और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और डिग्री कर्व है ये, तो यहाँ से यहाँ बनना है, कैसे भी जाए डजन मैटर, ऐसे ही चला जाए डजन मैटर, ऐसे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से आके नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाना पर ऐसे ही है, इसको वहीं पहुँचना है, ये पक्की बात है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमें तो केवल 4 से 5 के बीच चाहिए। तो सबसे पहले f' ही हमें मोनोटोनिसिटी किसी कर्व की कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, यही हमें बताएगी कर्व कैसे बनेगा, और उसी से हमें इसकी रेंज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी बनेगी 4 से 5 के बीच में, वो पता पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 6x² माइनस 30x प्लस 36, फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस 5x प्लस 6। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आपकी NCERT टाइप की इक्वेशन से बहुत है, पर थोड़ा सा नया उसने ये कर दिया, 2 3 जा 6। तो इसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके 2 and 3। थोड़ा सा जरा पार्टिसिपेट कर दिया करो एक दो बच्चा, तो सही रहता है। 2 and 3, चलिए जी 2 and 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो यहीं से हमें पता पड़ गया कि हमें केवल 2 और 3 के बीच में f' टर्न हुआ होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में रखिए 1 रखा तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेट पॉजिटिव का। 2 और 3 के बीच में 2.5 रखिए, क्या बना ये पॉजिटिव, और 2.5 पे क्या बना नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पे डिक्रीजिंग वहाँ पे इंक्रीजिंग है, और 3 से 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपको तो क्या देखना है 4 to 5 तो कर्व यहाँ होगा, और यहाँ पे कर्व कैसा है, अरे 4 से 5 के बीच में थोड़ा 4 नीचे लिख लेता हूँ ताकि क्रिटिकल पॉइंट ना सोचूं मैं इसको, और यहाँ तो कर्व इंक्रीजिंग है, और अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो सीधी सी बात है कर्व नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो श्योर है कि 4 पे वैल्यू कम मिल रही होगी और 5 पे वैल्यू ज़्यादा मिल रही होगी, सीधी सी बात है। क्या मिल रही होगी मैं 4 पे देखूंगा ही नहीं, मैंने पूरा कर्व ही नहीं बनाया। कुछ जो बच्चे पूरा कर्व बना रहे थे उन्हें समझ नहीं है, वो अपना टाइम किल कर रहे थे, तो हमें तो सीधा मिल गया 4 से 5 के बीच केवल कर्व इंक्रीजिंग और काम खत्म हो गया। दिक्कत जब होती जब उसके बीच में कर्व इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों रहा होता, तब हमें थोड़ा सोचना पड़ता। तो 4 और 5 के बीच में कर्व इंक्रीज है, 5 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, केवल आपको f5 निकालना है। 5 पे कितना मिल रहा है बेटा बताइए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, और यू विल हैव f5 इक्वल टू 7। तो ये आपकी इंटीजर प्रॉब्लम आई थी IIT एडवांस में, और अगर इस फंक्शन की रेंज ही बतानी है 4 और 5 के बीच तो 4 पे वैल्यू और निकाल लेंगे, ये वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। तो इसकी रेंज 4 पे किसने वैल्यू निकाली तो बता दीजिए, f4 कितना आया था, मिनिमम पूछे लगे तो f4 चेक कर लीजिए कितना बन रहा है बेटा, जल्दी सब बच्चे चेक करें 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -16, यानी कर्व इसके नीचे रहा होगा 4 पे तो हमें तो जरूरत नहीं है। चलिए ये थोड़ा रफ डायग्राम हो गया, पर ये रेंज भी आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है। कर्व मैंने तो सोचा नहीं था नीचे होगा इतना, ठीक है। तो आपने एक अच्छा क्वेश्चन करा, और आपको मज़े की बात है कि 2009 में जब ये क्वेश्चन आ गया ना, उसके बाद 2 बार JEE मेन ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार, एक बार नहीं, क्योंकि अब तो उसके पास 5-5 7-7 तो पेपर होते हैं यार एक साल में, और वो भी 2-2 बार होते हैं, तो उसके बाद स्कोप बहुत सारा क्वेश्चन पूछने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ, अगले बैच के लिए कुछ, अगले बैच के लिए कुछ, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
तो आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी है, सेपरेट 0 to π/2 into sub-interval into sub-intervals in which fx equal to sin 3x is increasing और डिक्रीजिंग। तो अब आप पहली बार देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, सेपरेट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में क्या कहेगा, क्योंकि वो वेस्ट डोमेन इसकी रियल नंबर है, पर डिफाइन कर देगा पर्टिकुलर इंटरवल में, नहीं तो आपको जनरल वैल्यूज लिखने पड़ जाएंगे, उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चे के लिए 11th-12th का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन का होगा तो मैं जनरल भी आपके सॉल्यूशन इसके अंदर बता सकता हूँ। लेकिन इसमें बहुत छोटा सा इंटरवल दिया है 0 से π/2, इसके बीच में मुझे इसको सेपरेट करना है। प्रोसीजर वही होगा, आपको उसी तरीके से करना है। मैं बता रहा हूँ बोर्ड में कैसे लिखना है, कंपटीशन में कैसे करना है। अभी जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए सीखा, तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही करूँगा। देखिए fx इक्वल टू साइन 3x, f' निकाला, ये कितना हो गया 3 cos 3x, पुटिंग f' इक्वल टू 0, तो इसका मतलब cos 3x इक्वल टू 0, 3 तो 0 में चला जाएगा 0/3 में। तो अब cos थीटा कब 0 होता है कि सर तुम्हें तो 0 से π/2 के बीच में देखना है, कि फिर भी देख लो गड़बड़ ना हो जाए। हम तो cos ऐसा कर बना लेते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं सोचेंगे, गलती ना हो जाए बस। वैसे यहाँ से बनाएगा थोड़ा अच्छा रहेगा कि सर 0 कब होता है कि सर 1 π/2 पे होता है, π/2 पे 0 होता है। फिर उसके बाद हाइट 0 कब बनी cos x की, सर 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2। तो बच्चों को ये वैल्यूज़ निकालनी नहीं आती, तो मैं तो ग्राफ बना के 2 मिनट में देख लेता हूँ। cos 3x का कर्व नहीं बना रहा, मैं cos x का बना रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। cos x का कर्व बनाया, तो cos थीटा कब 0 है, जब थीटा की वैल्यू, थीटा है जब थीटा की वैल्यू, cos थीटा कर्व है, थीटा लिख लो, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी, 3 π/2 होगी। सर नेगेटिव क्यों लिख रहे, अरे बहुत सारे लिख सकता हूँ, नेगेटिव लिख सकता, नेगेटिव तो इंटरवल में ही नहीं है, क्यों नेगेटिव सोचना। तो x की वैल्यू हो गई π/6 और π/2, कि सर ये तो एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। हमेशा इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, क्योंकि उसके आगे का बिहेवियर हमें नहीं पता। तो केवल आपका π/2 ही काम कर गया, यानी कि π/6 पे ही काम हो गया। तो इंटरवल अब आप खुद देखिए, जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे, अब हमारी नंबर लाइन छोटी हो गई, 0 से लेकर कहाँ तक हो गई बेटा, π/2 तक। और क्रिटिकल पॉइंट केवल काम का क्या है, ये भी काम का नहीं, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट है, चाहे इंक्लूड हो चाहे एक्सक्लूड हो, हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं लेंगे, क्योंकि वो अंदर होना चाहिए इंटरवल के। ये ध्यान रखना, इंटरवल के अंदर होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आ गया आपका π/6। कि सर अब क्या करते थे, सर आप वैल्यू रख के चेक करते थे, तो वैल्यू अब भी रख के देख रहा हूँ। देखो बेटा f' का साइन चेक करूँगा, साइन ऑफ f', f' लोग कितना है 3 cos 3x। हाँ जी, ये कितना लिखा है 30 डिग्री। 30 से पहले अगर मैं 20 डिग्री रखूँ तो 20 या 60 पे पॉजिटिव होगा, कितना होगा मुझे क्या मतलब है। अरे मैं तो इससे 30 से पहले 10 रखूँगा, 10 पे कितना 30 पे पॉजिटिव होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर मैं ये अगर 30 है, 30 का 40 रखूँ तो 40, तो 4 × 12 120, cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, सेकंड में। तो सेकंड में क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 3 तो पॉजिटिव है ही। तो चेक बिल्कुल वैसे ही किया है, और मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, आंसर आ गया कि x जब 0 से लेके π/6 तक है तो ये फंक्शन क्या है जी, इंक्रीजिंग। क्वेश्चन हो गया। और π/6 से लेके π/2 तक है तो फंक्शन क्या हो गया जी, डिक्रीजिंग। सेपरेट कर दिया इंटरवल। लेकिन टीचर दुखी है, अरे ऐसे कैसे आपको साइन पता पड़ गए, अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे पता पड़े थे, एग्जैक्टली वैसे ही पता पड़े थे। लेकिन भैया मैं आपके बोर्ड में मार्क्स कटने देना नहीं चाहता, मैं तो जैसे अलजेब्रिक में चेक कर रहा था वैसे ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे लॉग में करूँगा चेक, और आपको भी यही बताऊँगा। समय कम हो इस तरह से कर दें, गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बोर्ड में समय भरपूर होता है, 3 घंटे बहुत होते हैं, तो मैं वहाँ ये कहूँगा कि ऐसे ना करें, यहाँ तक सेम करें। इसके बाद उनका मन रखने के लिए केस 1 बनाएं।
पहले इंटरवल के लिए, जब x 0 से लेके π/6 तक है, ये x की वैल्यू है, और एक केस 2 बनाए। क्या चेक करोगे इनके साइन, जब x π/6 से लेके π/2 तक है। तो अब यहाँ दिखाना पड़ेगा f' को पॉजिटिव या नेगेटिव। नेचुरली इस डोमेन में f' क्या है, f' का साइन है ना ये, तो ये पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव दिखाना है, तो f' मेरा ये है। ठीक है, दिखा लेते क्या दिक्कत है। सबसे पहले ये देखो कि इसका एंगल क्या है, कि जी f' का एंगल x नहीं है 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया π/2। अब कहो क्योंकि 3x 0 से π/2 है, तो 3x आपका इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो देयरफॉर इट्स कॉस साइन नहीं कॉस, f' का साइन चेक करें, दैट शुड बी पॉजिटिव। देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा फंक्शन बना दो, cos 3x इज पॉजिटिव, देयरफॉर f' क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव से इंक्रीजिंग। ये वो चाहते हैं, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ तो तुमने एक वैल्यू रख के देख लिया था, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से करके दिखाओ। अब फिर देखो जी x यहाँ से आता है, लेकिन f' में एंगल x नहीं है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो π/2 और ये 3π/2, और π/2 टू 3π/2 कहाँ बचे जी, और ये 3π/2 होता है बेटा, ये पाई होता है, तो इस क्वाड्रेंट में आ गई 3x है, तो 3x π/2 से 3π/2 है, और इस रेंज में cos थीटा कितना होता है, cos ऑफ 3x, ये सर नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर सीधा लिख दो, 3 से मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि f(x) को आप देख रहे हो उसमें 3 से को फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, देयरफॉर सीधा लिख दो f' इज नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो भैया वो ऐसे चाहता है सॉल्यूशन कि आप उसको शो करके दिखाएं, पता नहीं ये रिवाज क्यों है, मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन भैया ट्रिग्नोमेट्री वाले में आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इंटरवल सेपरेट तो वही होगा, f' को 0 पुट करके इसे सेपरेट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, बट साइन आपको वहीं से चेक करना पड़ेगा। तो ये तरीका ज़रा नोट कर लीजिए, ऐसे आपको बोर्ड में करना है, और इस तरीके से आपको कंपटीशन में चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन आपको और इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट क्लास में।